वैसे तो कहते हैं हमारा लोकतंत्र 24 घंटे उपलब्ध है, पर पुलिस ने, प्रशासन ने सिर्फ 9 से 5 का समय दिया हुआ था जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने के लिए। 2009 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि ऐसी ज़मीन जिसमें इतने ज़बरदस्त मात्रा में धातु हैं, अगर माओवादी वो सरकार को अपनी ज़मीन नहीं देंगे तो इससे देश में जो निवेश आ रहा है उस पर असर पड़ेगा। इंदिरा गांधी का लगाया हुआ आपातकाल चाहे कितना भी बुरा हो, पर उस समय भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे एक बेहतर भारत के लिए। वो चाहते थे एक बेहतर भारत, वो सपना देखते थे उस बेहतर भारत का। पर आज सपने देखने की इजाज़त कहाँ रह गई है? धारा 144 अंग्रेज़ों का बनाया हुआ वो कानून है जिसकी वजह से आज के समय में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध भी नहीं किया जा सकता। राजपथ पे विरोध करना मुश्किल हो गया है। इंडिया गेट जाना सबके बस की बात नहीं, उस पर मोर्चा निकालना। ले दे के सबके पास अब जंतर मंतर बच जाता है। छोटा सा इलाका है दिल्ली के बहुत बीच में बिल्कुल। और जंतर मंतर एक की खास बात यह है कि धारा 144 वहाँ लग तो सकती है पर आज तक कभी अमल नहीं हो पाई। उन दिनों समय की पाबंदी भी थी। वैसे तो कहते हैं हमारा लोकतंत्र 24 घंटे उपलब्ध है, पर पुलिस ने, प्रशासन ने सिर्फ 9 से 5 का समय दिया हुआ था जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने के लिए। उसके बाद आप वहाँ से चले जाइए। रात को रुकना, वहाँ पे इजाज़त नहीं मिलती थी इस चीज़ की, रात को रुकने की। अगर रात को रुक गए तो पुलिस लाठी चढ़ाएगी। उसके बाद आपको पानी फेंकने वाली गन मशीन नहीं होती, वो उससे मारेगी आपको। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि 2010 के कॉमनवेल्थ गेम होने थे, तो शहर की कानून व्यवस्था और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना है ना। तो इसलिए प्रदर्शनकारियों को बोला 5 बजे आप निकल जाए। ये नहीं सोचा कि कहाँ से आ रहा है प्रदर्शनकारी। हो सकता है उसके पास रहने के लिए रात को जगह ना हो सकता है बिहार के किसी कोने से आ रहा हो ना। 5 बजे मतलब 5 बजे आपको वहाँ से हट जाना है। कॉमनवेल्थ के समय, कॉमनवेल्थ गेम के समय 4 लाख लोगों को दिल्ली की सीमाओं से बाहर भेज दिया गया क्योंकि उनके घर तोड़ दिए गए। घर क्या थे? कच्चे मकान थे, वो झुग्गी झोपड़ी। सड़क के किनारे जो लोग अपनी रेडियां लगाते थे उनकी रेडियां खदेड़ मारी गई। उनसे उनकी रोजी रोटी छीन ली सिर्फ क्योंकि दिल्ली को सुंदर बनाना था। लाखों भिखारियों को बसों में भर भर के दिल्ली की सीमाओं से बाहर ले जाया गया। क्यों? जगह चाहिए थी ना, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, ये सब बनाने के लिए। और सुंदर तो दिखाना ही था शहर को। लेखिका जो थी वो जंतर मंतर पे इसलिए आई थी क्योंकि लाखों लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मांग क्या रहे थे वो सरकार से? सिर्फ अपने अधिकार, रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, यानी कि सिर्फ जीने का अधिकार। कई तरह के जो लोग थे आए थे अपना प्रदर्शन करने। उनमें से ही थे जिनकी ज़मीनें छिन गई। ज़मीनें किस तरीके से छिनती हैं? बांध बनाने के लिए, खदान बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बनाने के लिए। आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में। SEZ क्या होते हैं? ये वो इलाके होते हैं जिनको सरकार निर्धारित कर देती है कि इन इलाकों में उद्योगपति आके अपना उद्योग लगा सकते हैं। उससे सरकार उनको छूट देती है कुछ चीज़ों में, चाहे बिजली सस्ती कर दी या बिजली का बिल माफ़ कर दिया, या फिर जो ज़मीन है उसकी कीमत में कम कीमत ली गई उनसे, या टैक्स कम लिया गया। ऐसे उनको फ़ायदे दिए जाते हैं। पर उन लोगों का क्या जो वहाँ रहते थे, जो उस जगह रहते थे, उनको तो अपनी ज़मीन खाली करनी पड़ गई ना। उनका क्या? इसमें 83 करोड़ लोग भारत के वो भी थे ना जो दिन का 20 रुपये से कम कमाते थे। उनका क्या? ये वही लोग हैं जो भूखमरी के कारण मर रहे होते हैं जब अनाज सरकारी गोडाउनों में सड़ रहा होता है। पता है क्यों सड़ता है अनाज? चूहे कुतर रहे होते हैं, जला दिया जाता है। पता है क्यों होता है? क्योंकि अनाज को जला देना ज़्यादा सस्ता है बजाय उसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाना। वो महंगा पड़ता है। सिर्फ इसी वजह से अनाज एक ही जगह पे रखे रखे सड़ जाता है। ये वही लोग हैं जिनके बच्चे उस 15 लाख बच्चों में आते हैं जो कुपोषण के कारण 1 साल की उम्र से कम में मर जाते हैं।
क्या यही है आधुनिक भारत? लेखिका इन प्रदर्शनकारियों से बहुत प्रभावित थी। ये लड़ रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, इनके साहस, बलिदान और लगन की लेखिका कायल थी। और इसलिए, क्योंकि ये सिर्फ स्टील प्लांट का विरोध नहीं कर रहे, ये एसईजी या बांध बनाने का विरोध नहीं कर रहे, ये सही में अपनी गरिमा और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो नया भारत बन रहा है ना, जो आधुनिक भारत बन रहा है, इसके जो फल हैं वो इन तक पहुंच नहीं रहे। पहुंचते तो शायद से ये लड़ते नहीं। अशोक मित्र, जो बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री थे, उन्होंने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री बने कैसे। असल में बात कुछ ये थी कि देश के पास पैसा खत्म हो रहा था। तो जो उस समय के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, वो आईएमएफ के पास गए। आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो क्या करते हैं, वो अलग अलग देशों को उधार देते हैं। तो आईएमएफ ने उधार देने के लिए हाँ तो कर दिया, पर राज़ी होने से पहले उन्होंने 2 शर्तें रखी। शर्तें क्या थी? शर्त ये पहली ये थी कि भारत अपना जो बाज़ार है वो खोल दे इस तरीके से कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी यहाँ पे आके व्यापार कर सकें, पूरी तरीके से खोल दे। माना कि पहले हम लोग अपने यहाँ की जो उद्योग थे उनको ज़्यादा प्रोत्साहन देते थे, बाहर वालों को आने में बहुत कष्ट होता था, उन पर हम बहुत सारा टैक्स लगा देते थे। पर आईएमएफ ने बोला कि आपको मार्केट खोलना पड़ेगा, बाज़ार खोलना पड़ेगा सबके लिए। और दूसरी शर्त जो उन्होंने रखी आईएमएफ ने, कि जो आप वित्त मंत्री बनाओगे वो हमारी मर्जी का होगा। और उनकी मर्जी क्या थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इस तरीके से डॉक्टर सिंह हमारे वित्त मंत्री बने। साल दर साल मनमोहन सिंह ने अपने मंत्रालयों को उन लोगों से भर दिया जिनका ये मानना था, जिनका सोच विचार इस तरीके से थे, विचारधारा कुछ इस तरह था कि हर चीज़ का निजीकरण हो जाना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य चिकित्सा हो, या शिक्षा हो, या फिर सरकारी कंपनियां हो, या बिजली पानी, या फिर जो ज़मीन में मिलने वाले धातु हैं उनका भी। ऐसे ही नेता जिन्होंने गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बनाया, इनमें नाम आता है पी चिदम्बरम का, जो उस समय वित्त मंत्री तो नहीं पर गृह मंत्री थे। इनका मानना था कि ज़मीन में जो धातु हैं उसको सक्षम योग्यता के साथ जल्दी से जल्दी निकाला जाए और कंपनियों को बेच दिया जाए। मतलब आप देखो कि इनमें और अंग्रेज़ों में फ़र्क क्या है। अंग्रेज़ भी तो यही करते थे कि जो देश की संपत्ति है उसे जल्दी से निकालो और विदेश में बेच दो। यही तो स्पेन ने दक्षिण अफ्रीका के साथ किया, और यही यूरोप ने अफ्रीका के साथ किया। क्या फ़र्क है इनमें और उनमें? इसी टाइम जब वो लाइसेंस बनाए जाते हैं ना, खदान बनाने के लिए या धातु निकालने के लिए, उसमें बहुत तेज़ी से काम हुआ। मतलब आज आप कोई सरकारी काम कराने जाओ कितना ढीला काम होता है, पर ये लाइसेंस का काम बिल्कुल तेज़ी से हो रहा था, और इसी में अरबों के घोटाले भी शामिल थे। पीसा एक्ट पढ़ के बताता हूँ। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट जो सन 96 में पारित हुआ, उसका उद्देश्य ये था कि जो आदिवासियों की ज़मीन है उसको छुआ नहीं जाएगा, उसमें कोई भी बाहरी लोग नहीं आएंगे, उसको छुआ नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से तो जो माओवादी अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं वो तो संविधान की रक्षा कर रहे हैं, तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत होनी चाहिए। 2008-9 की जो रिपोर्ट थी, जो अजय डांडेकर और चित्रगंधा चौधरी की रिपोर्ट थी, उसमें यही लिखा था कि जो सरकार खदानें बनाने के लिए ज़मीन प्राइवेट कंपनियों को दे रही है ये सही में गैर कानूनी है। पर 2010 में जब ये सरकारी रिपोर्ट बाहर आई तो सरकार ने ये छोटा सा एक हिस्सा उसमें से निकाल दिया। 2009 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि ऐसी ज़मीन जिसमें इतने ज़बरदस्त मात्रा में धातु हैं, अगर माओवादी वो सरकार को अपनी ज़मीन नहीं देंगे तो इससे देश में जो निवेश आ रहा है उस पर असर पड़ेगा, भारत को आधुनिक बनने पे
चोट लगेगी, असर पड़ेगा। पर यह बात आप भूलो मत कि भगत सिंह ने अपनी फांसी से पहले जो गवर्नर, पंजाब के गवर्नर थे, उनको जो चिट्ठी लिखी थी उसमें यही लिखा था कि ये जंग तब तक चलती रहेगी जब तक अत्याचारी पीड़ितों पे अत्याचार करता रहेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अत्याचारी विदेशी है या भारतीय है। क्या खूबसूरत बात कही थी। जितने भी प्रदर्शनकारी आप देख लो देश के अलग अलग कोनों में, लड़ क्यों रहे हैं सब? कोई किसी मांग के लिए लड़ रहा है तो कोई किसी, पर असली में सब अपने मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। क्या सरकार उनको अपना मूलभूत अधिकार भी नहीं दे सकती? संविधान बना क्यों था? संविधान इसलिए बना था कि इन लोगों को, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, उनको अपने अधिकार मिल सके, उनको अपना हक मिल सके, उनकी रक्षा की जा सके। परंतु संविधान का इस्तेमाल इसलिए नहीं हो रहा। संविधान का इस्तेमाल सरकार सिर्फ इसलिए करती है कि खुद को फायदा पहुंचा सके और पीड़ित को और पीड़ा में डाल सके। क्या संविधान सिर्फ उच्च वर्ग और उच्च जाति की रक्षा के लिए ही है? क्योंकि आज के समय में तो सिर्फ यही हो रहा है। आदिवासियों की ये जो बगावत है ये बहुत अहम है, ना कि सिर्फ भारत सरकार के लिए, पर देश के अलग अलग कोनों में और प्रदर्शनकारियों के लिए भी। ये हमें हमसे सवाल पूछना सिखाती है कि विकसित भारत होने के सही मायने हैं क्या? क्या खदान और बांध बनाना सही में विकसित भारत है, या हर गरीब के पास अपने लिए जमीन हो जिसमें वो खेती कर सके? वो क्या है विकसित भारत? जो लोग जाग चुके हैं उनको दिखता है कि आज के हालात भी आपातकाल से कम नहीं है। उनकी नज़र भी उस तरफ जाती है जहां कश्मीरी लोगों पे, नागालैंड के लोगों पे, मणिपुर के लोगों पे, असम के लोगों पे सरकार जुल्म ढाती है। न जाने कितने बेगुनाह लोगों पे सरकार ने यूएपीए लगाया हुआ है। यूएपीए पता है आपको? यूएपीए अंग्रेजी हुकूमत के समय का वो कानून है जो किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन या विद्रोह को भी गैर कानूनी करार कर देता है। बिना कोई लिखित जानकारी के आप किसी को कितने भी समय के लिए जेल के अंदर रख सकते हो, उसकी कोई सुनवाई नहीं। ये है यूएपीए। इंदिरा गांधी का लगाया हुआ आपातकाल चाहे कितना भी बुरा हो, पर उस समय भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे एक बेहतर भारत के लिए। वो चाहते थे एक बेहतर भारत, वो सपना देखते थे उस बेहतर भारत का। पर आज सपने देखने की इजाज़त कहाँ रह गई है? लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आज? सिर्फ अपने मूलभूत अधिकारों के लिए, अपने मानव अधिकारों के लिए। पर आज के ज़माने में समानता, बराबरी, ये सिर्फ कागजी हकीकत है, असल में कुछ नहीं है। ऊपर से हमारी टीवी न्यूज़ ने तो सिर्फ इसे एक टीआरपी का खेल बना दिया है। जितना ज़्यादा मसाला लगा के दिखाओगे उतनी ज़्यादा टीआरपी आएगी, उतने ज़्यादा लोग देखेंगे, उतने ज़्यादा विज्ञापन मिलेंगे। सिर्फ टीआरपी का खेल बना दिया है। वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि आम आदिवासी कौन है। वो हर किसी आम आदिवासी को माओवादी, आतंकवादी बोल देते हैं। क्यों? कि भैया मसाला लगा के दिखाओ, ज़्यादा दर्शक देखेंगे। असलियत दिखानी है ये उनके मन में नहीं है। फिर कुछ महीने बाद नक्सल प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि 6 नई बटालियन जोड़ी जाएंगी फौज की, 16,000 नए एसपीओ लाए जाएंगे और 8 लाख नए पुलिसकर्मी। क्या होगा इससे? साफ है, आपकी जो जंग है वो और आक्रामक हो जाएगी। अगस्त आते आते अब एक और खबर आ गई थी कि जो वायुसेना के विमान हैं वो अपनी आत्मरक्षा के लिए आदिवासियों पे गोली चला सकते हैं। मतलब आप सोच के देखिए, 1000 करोड़ के विमान को एक आदिवासी से कितना दिक्कत हो सकती है, कि कितना वो खतरे में जा सकता है कि उसको आत्मरक्षा के लिए आदिवासी पे गोली चलानी है। आदिवासी के पास क्या था? एक राइफल। अरे राइफल क्या, कुछ लोग आदिवासियों के पास तो वो भी नहीं था। अरे ये तो आत्मरक्षा की बात आप वही कर रहे हो कि जैसे आप कह दो कि शेर ने बिल्ली का शिकार कर दिया क्योंकि शेर को अपनी आत्मरक्षा में ये सब करना पड़ा। क्या शेर को सही में बिल्ली से दिक्कत थी? नहीं, हो सकता है शेर के मालिकों को बिल्ली से दिक्कत थी। पास के बिलासपुर में ब्रिगेड का मुख्यालय और रजनंदगांव में हवाई अड्डा बड़ा सा वायुसेना के लिए भी बनवाया गया।
शायद से कॉमरेड राजू और कॉमरेड कमला की मृत्यु भी इसी तरीके से ही होगी, लगता है कि अपनी पिस्टल निकाल के वो हवाई जहाज़ को मारे जिससे वो गिर जाए, और फिर अनिवार्य हो जाएगा आत्मरक्षा के लिए हवाई जहाज़ के लिए कि उन दोनों को भी गोली चला के छन्नी कर दे। सच्चाई तो ये है कि सरकार को सख्त ज़रूरत है इस जंग की। जब आपने अरबों की डील साइन करी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हुए हैं इन कंपनियों के साथ, तो वो भी तो आपको दबाव बनाएंगे आपके ऊपर। आपको उनको रोज़ दो चार माओवादी गिरा के मार के दिखाने होंगे कि जी आपको अपना कब्जा मिल जाएगा ज़मीन का, परेशान ना होए। तो सरकार को सख्त ज़रूरत है इस जंग की, इसलिए लड़ी जा रही है ये। ऑपरेशन ग्रीन हंट ने चाहे कितने भी खराब काम करे हो, पर एक अच्छा काम ज़रूर करा है कि लोगों की आंखें खोल दी। अब लोगों को ये सच सच दिखता है कि जो फौज या फिर पुलिस जंगल में घूम रही है ना, दांतेवाड़ा के जंगलों में, वो देश सेवा में नहीं घूम रहे, बल्कि इसलिए घूम रहे हैं कि वो बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब आदिवासियों को मार के। उन्हीं का तो काम कर रहे हैं, कौन सा देश सेवा कर रहे हैं। असली बदलाव ना उसी दिन आएगा जिस दिन ये बड़े पूंजीपति सब ये बात समझ जाएं कि जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं वो सब सीमित हैं, और असली विकास सबका साथ मिलकर ही आएगा। इन गरीबों के साथ मिलकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, बिना इन पर जुल्म ढाए, तभी विकास हो पाएगा। ये बात इन पूंजीपतियों को समझ आ जानी चाहिए, तभी बदलेंगे हालात, वरना कोई बदल नहीं रहा। रिलायंस इकलौता नहीं है, इसके जैसे महानिवेशी और भी हैं, पढ़ के बताता हूँ। टाटा, जिंदल, वेदांत, एसआर, इन्फोसिस, मित्तल। भारत के अलावा ये लोग अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी सारे संसाधनों पे अपना नियंत्रण बनाने में लगे हुए हैं। जितनी ज़्यादा इनके पास दौलत आ रही है, उतनी ही इनकी भूख बढ़ रही है।